तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि बॉस ह्यूगो लूफी को आर्मामेंट हाकी और रियो के बीच का अंतर बता रहे थे, जहां पर हम देखते हैं कि लूफी ने एक्सीडेंटली ही सही और एक बार रियो को आजमा लिया था, लेकिन इस स्किल को मास्टर करने के लिए लूफी को रियो को अच्छे से समझना होगा। और बॉस ह्यूगो लूफी को समझाते हैं कि रियो और आर्मामेंट हाकी में मेजर डिफरेंस फोर्स का है। वो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर कहाँ पर लग रहा है इस पर डिपेंड करता है, और बताते हैं कि जो आर्मामेंट हाकी है, अगर उसका यूज करके किसी चट्टान पर तुम हमला करोगे तो उसे पूरी तरह से तोड़ दोगे, लेकिन रियो में जो फोर्स है वो अंदर से काम करती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करते हैं तो एग्जैक्ट पॉइंट पर हम एक पंच मारते हैं और उसके आगे का काम रियो संभाल लेता है। रियो किसी भी चीज को अंदर से डिस्ट्रॉय करता है और रियो ऐसी चीजों में काफी ज्यादा कारगर साबित होती है जिसकी जो आउटर लेयर होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है, और उस समय आर्मामेंट हाकी किसी भी काम की नहीं रह जाती है। उस वक्त काम आता है रियो, क्योंकि रियो अंदर से चीज को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद लूफी, तुमने ऑलमोस्ट सब कुछ सीख लिया है, तुमने रियो को एक बार परफॉर्म कर लिया है, अब बस तुम्हें इसे और अच्छे से मास्टर करना होगा, तुम ये कर सकते हो बच्चे दद्दू। और ऐसा बोलकर ह्यूगो शांत हो जाता है, पर लूफी को ऐसा लगता है कि जैसे ह्यूगो की मौत हो चुकी है। और इसी दौरान बिग मॉम पीछे से लूफी पर एक हमला कर देती है, जिसे जैसे ही ह्यूगो फील करता है तो ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाता है और लूफी और ह्यूगो ऑपोजिट डायरेक्शंस में भागने लगते हैं बिग मॉम के पंच से बचकर। अब बिग मॉम, जो कि लूफी की दुश्मन बन चुकी थी दोबारा से, क्योंकि लूफी ने इसका पूरा का पूरा रेड बीन सूप पी लिया था, तो बिग मॉम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है और लूफी इसे दौड़ाते हुए उडॉन लेबर कैंप के दूसरे इलाके में ले जाता है, जहाँ पर हथियारों को फोर्ज करने का काम चल रहा होता है। और इस जगह पर हम कुछ ऐसे कैदियों को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और फ्यूचर में ये लोग लूफी के बहुत ही खतरनाक और तगड़े एलाई बनने वाले हैं। अब क्वीन की सटक जाती है, इस मोटी गेंडी को मैं अपना लेबर कैंप डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता, इससे तो मुझे ट्रैप में फंसाना ही होगा। और क्वीन एक जाल बिछाता है। बेसिकली प्लान ये होता है कि उडॉन, जो कि एक सर्कल में बना हुआ लेबर कैंप है, और क्योंकि अभी क्वीन को इस लेबर कैंप की हर एक डायरेक्शन, हर एक लोकेशन के बारे में मालूम है, तो इन दोनों की एग्जैक्ट लोकेशंस को पिन पॉइंट कर लेता है कि अभी थोड़ी देर बाद ये लोग इसी एग्जैक्ट लोकेशन से होकर गुजरेंगे, और इसका टारगेट बिग मॉम होती है। और बिग मॉम के रूट में ये एक एग्जैक्ट लोकेशन पर एक बड़ा सा कंटेनर रखवा देता है क्वीन, जिसके अंदर भर भर कर रेड बीन सूप होता है, ताकि उसकी खुशबू से बिग मॉम खींचे चले आए, और वहाँ पर क्वीन अपनी चाल चलेगा। और होता भी ठीक ऐसा ही है। बिग मॉम के सामने वही रेड बीन सूप का कंटेनर इसे नजर आ जाता है, और जैसे ही बिग मॉम एग्जैक्ट पॉइंट पर आ जाती है तो हम क्वीन को उसकी जुबान फॉर्म में देखते हैं, और बिग मॉम के सर को टारगेट करता है। और बिग मॉम जैसे ही उस कंटेनर को खोलती है तो देखती है कि ये भी खाली पड़ा है, और क्वीन अपने सर को बिग मॉम के सर से जाकर भिड़ा देता है। और इसका प्लान ये था कि बिग मॉम को यहाँ पर बेहोश कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका था। असल में बिग मॉम जैसे ही टकराती है तो इसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है, और बिग मॉम एक ऐसी दहाड़ लगाती है कि पूरा का पूरा उडॉन ही कांप उठता है। बिग मॉम की सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं कि कैसे किंग ने इस पर अटैक किया था, जिसकी वजह से ये पानी के बवंडर में फंस गई थी, और फिर कैसे चॉपर और उसकी टीम ने इसकी जान बचाई, इसकी देखभाल की, और फिर कैसे इसका खाना लूफी ने खा लिया। इससे सब कुछ याद आ जाता है। बिग मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने खतरनाक ऑरा को रिलीज करती है, और जो टेरिफाइंग एनर्जी बिग मॉम रिलीज करती है ये देखने लायक होती है। क्वीन को भी जब होश आता है और बिग मॉम को जब इस रूप में देखता है तो इसकी आंख की गोटियां और इसकी जीभ तक बाहर आ जाती है। इसे लग रहा होता है कि आज इसका आखिरी दिन है, खत्म है भाई ये बंदा मोटू सांड। और बिग मॉम सबसे पहले क्वीन को ही अपना निशाना बनाती है, और जैसे ही इस पर हमला करने वाली होती है और इसे लग भी रहा था कि अब ये बस खत्म है, कि तभी अचानक से बिग मॉम एक गहरी नींद में चली जाती है और जमीन पर गिर जाती है और सोने लगती है। ये देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता, और क्वीन अपने मन में कहने लगता है मैंने भूल भटक के कोई अच्छा काम कर लिया होगा जिंदगी में, जिसके चलते आज मेरी जान बच गई। और सभी सोल्जर्स से कहता है कि जितने भी सी प्रिज्म स्टोन है सबको अभी के अभी लेकर आओ, जितने भी हैं सबके सब ले आओ, और इसे जल्द से जल्द बांध दो, इससे पहले कि ये बुढ़िया दोबारा से उठ जाए। मैं चाहता हूँ कि जब ये होश में आए तो अभी अपनी एक उंगली तक न हिला हुआ है, इसे पूरी तरह से इसमें जकड़ कर रख दो। और ये सभी लोग बिग मॉम को चेन से बांध देते हैं। नहीं, ये भी इनफ नहीं, पवन होगी, अब मेरे जाने के बाद उड़न की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं इस बिग मॉम की बच्ची को काइडो सामा के पास लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इसे संभालना मेरे बस की बात नहीं। इस खतरनाक राक्षस को बस एक दूसरा राक्षस ही हैंडल कर सकता है। और बिग मॉम को क्वीन की शिप में लोड कर दिया जाता है काइडो के पास ले जाने के लिए, और क्वीन के जाते साथ ही बावानु की जो इमरजेंसी गेट होता है उडॉन का, उसे एक्टिवेट कर देता है, और उडॉन पूरी तरह से शट ऑफ कर दिया जाता है। पर होतामा और मोमो दोनों टाइम से अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर अंदर सभी लोग लूफी पर टूट पड़ते हैं। तो ठीक है, वैसे भी मुझे रियो की प्रैक्टिस करनी थी, और अब क्योंकि बलून और बिग मॉम जा चुके हैं तो तुम्हारी बुरी किस्मत, मैं तुम लोगों से लड़ूंगा। लूफी फाइट के लिए तैयार हो जाता है, और यहाँ पर कावामात्सु, जो कि अभी उस प्रिजन के अंदर है, ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है लूफी के बैटल को और इसकी टैक्टिक्स को, और उन्हें देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है। और गाइज, ये कावामात्सु एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और यहाँ पर बावानुकी एक ट्रिक का यूज करता है और समझ चुका था कि यहाँ पर जितने भी कैदी हैं बस यही लूफी का कुछ बिगाड़ सकते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी है वैसे तो इसकी। अगर तुम सभी को अपनी जान बचानी है तो लूफी को पकड़ो और इसे हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सभी कैदियों को हाथ पैर काट कर किसी कोने में फेंक दिया जाएगा। और सारे के सारे कैदी, ये सभी लोग लूफी को धरने के लिए आगे बढ़ते हैं और लूफी को पकड़ लेते हैं। सालो तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? आखिर ये तुम कर क्या रहे हो? मैं तो तुम्हारी साइड से हूँ भाई, सालो तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, गद्दारी कहीं के। और ये सुनकर बाकी के जितने भी कैदी होते हैं इनमें से एक कहता है कि आखिर तुम ये बोल क्या रहे हो? क्या तुम्हें एहसास भी है क्या कि आखिर हम यहाँ पर कैसी जिंदगी बिता रहे हैं? अगर हम लोग यहाँ से बचकर निकल भी जाते हैं तो हम जाएंगे कहाँ पर? न हमारे पास घर है, न रहने को कोई जगह है, और न ही कोई परिवार
परिवार है और हम इस कंट्री को छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो भला ऐसी आजादी हमारे किस काम की। और सभी लोग इस बंदे की बात से एग्री करते हुए लूफी को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर स्कॉर्पियन एक स्पेशल टाइप की गन को लेकर आ जाता है और इनमें से एक बंदे के ऊपर इस गन को शूट कर देता है और जिस कैदी को ये बुलेट लग जाती है इसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मानो अंदर से कोई चीज इसे जला रही हो और चिल्लाने लगता है। और जो लोग भी इसकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, इसे सहारा देते हैं, ये डिसीज इनके छूने से भी इनके अंदर फैलने लगती है, किसी पॉइजन की तरह इसकी बॉडी को जलाने लगती है और सभी में ये डिसीज धीरे धीरे करके फैलने लगती है और सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। और अचानक से कावामात्सु का जो सेल था उसमें से उसकी आवाज सभी को सुनाई देती है। रोहित, यहाँ पर मौजूद है कि खाने का बता रहे अभी भी कायडो को हराने की उम्मीद बाकी है, अभी भी हम लोग हारे नहीं। सभी लोग इसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और बावानुकी उस सेल की तरफ देखकर कहने लगता है, हाँ तुम लोग सही समझे, ये वही आकाज़ा 9 का ही एक मेंबर है जिसका नाम कावामात्सु है और हमने इसे सालों से यहाँ पर कैद करके रखा है। और कीकू के कानों में जैसे ही कावामात्सु की आवाज जाती है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा इसकी तरफ आगे बढ़ती है और कावामात्सु जोर जोर से हंसता है। और यहाँ पर राइजो उडॉन के अंदर जो कम्युनिकेशन रूम होता है यहाँ पर मौजूद था और इसे यहाँ पर एक स्वॉर्ड भी मिलती है जो कि इससे काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगती है, तो इसे अपने साथ उठा लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे लोग राइजो के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और साथ ही में राइजो का सामना उडॉन की जो वाइस वार्डन है उससे भी हो जाता है जो कि एक स्माइल डेविल फ्रूट यूजर है और इसने स्माइल मंकी फ्रूट खाया हुआ है और राइजो को रोकने के लिए इस पर हमला करती है और राइजो भी अपने शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। भाई साहब नारुतो की याद आ गई यार। और इसे चकमा देकर राइजो यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर कावामात्सु के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स हमला कर देते हैं पर राइजो यहाँ पर सही समय पर आ जाता है और एक स्वॉर्ड और एक चाबी को इसकी तरफ थ्रो करके कहता है कि हेलो मैं ले आया। और कावामात्सु सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को थामता है मेरी सूट पहले तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया और चाबी से इसे आजाद कर दिया जाता है और कावामात्सु अपने रियो का यूज करता है और जितने भी सोल्जर्स इसके रास्ते में थे सभी को मसल के रख देता है और अपनी स्वॉर्ड सोतोमोजो का यूज करता है जिससे कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और रिलीज हो रहा होता है और एक ड्रिलिंग अटैक करता है जिससे कि सभी लोग निपट जाते हैं और बहुत ही कूल वे में अपने सेल से बाहर में निकलता है और सबसे पहले कीको इसके पास जाकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसे गले से लगा लेती है और राइजो की नजर लूफी पर जाती है जो कि कैदियों के बीच घिर चुका था। तभी बाबानुकी दोबारा से इन सभी को जान से मारने की धमकी देता है। चुपचाप हमारे लिए खड़े हो जाओ वरना तुम सभी के सभी मारे जाओगे। पर तभी बॉस ह्यूगो मैदान में आ जाते हैं। कोई भी इन्हें कुछ नहीं करेगा, जरा गौर से देखो इन सभी को, ये असल में कोई और नहीं बल्कि मेरे ही सबऑर्डिनेट्स हैं। और ह्यूगो राइजो और बाकी सभी से कहने लगता है कि शायद अगर तुम लोग अपना चेहरा दिखा दो तो इन सभी को यकीन हो जाएगा कि वाकई में तुम सभी लोग आकाज़ा 9 के मेंबर्स हो। कीको और राइजो अपने चेहरे पर लगे उस रुमाल को हटा देते हैं और सभी को पता चल जाता है कि वाकई में ये लोग आकाज़ा 9 के मेंबर्स हैं। और यहाँ पर ये जो कीको है ये असल में एक लड़का है। भाई साहब ये लड़का निकला भाई, ओह शिट, तो लड़की जैसा क्यों लग रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जोरो और कोमोरोसाकी को देखते हैं जो कि यहाँ से कहीं दूर जा रहे होते हैं। क्या इरादा है भाई इनका। पर तभी रास्ते में इनका सामना एक असैसिन से हो जाता है जो कि इन पर हमला करता है पर जोरो इसे निपटा देता है और कोमोरोसाकी इसे देख कर समझ जाती है कि इसे किसने भेजा होगा। और यहाँ पर क्वीन बिग मॉम को लेकर ओनिगाशिमा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है काइडो के पास ले जाने के लिए और बस यही दुआ कर रहा होता है कि बस इस मॉन्स्टर को रास्ते में होश ना जाए, बस इसे होश ना जाए। और उसी सेकंड बिग मॉम जाग जाती है। भाई क्या किस्मत पाई है भाई इसने, कोई दे अब गया भाई तू, बाय बाय टाटा। बिग मॉम उठते साथ ही कहने लगती है मुझे रेड बीन सूप चाहिए, कहाँ है मेरा रेड बीन सूप। पर भुक्कड़ मोटो क्वीन इसके मुंह पर कहता है मैं तुम्हें मेरा रेड बीन सूप नहीं देने वाला, समझ गई ना। और इससे पहले कि बिग मॉम कुछ कह पाती ये बुढ़िया दोबारा से सो जाती है। क्या कॉमेडी चल रही है भाई इन दोनों की। और यहाँ उडॉन के अंदर स्कॉर्पियो सभी पर उन बुलेट्स को चलाना शुरू कर देता है और लूफी को लेकर चॉपर इन सभी बुलेट्स को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और किड की तरफ राइजो चाबियां फेंकते हुए कहता है इन्हें यूज करो, इनमें से कोई ना कोई चाबी तुम्हारे काम आ जाएगी। और यहाँ पर कामावात्सु एक अलग ही कहर बरसा रहा था। ये बंदा रिवर रिट्रीब्यूशन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके काफी लोगों को निपटा चुका था। ये स्वॉर्ड टेक्निक इसे अलाउ करती है कि किसी बवंडर के समान लोगों पर कहर बरसा सके और इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर मौजूद सभी से कहने लगता है कि तुम लोग पिछले 13 सालों से मुझसे पूछते आ रहे हो कि उस जहरीली मछली को खाने के बाद मुझे कैसा लगता है, तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं उस मछली को खाता था तो मेरा मन करता था कि मैं उल्टी कर दूं, लेकिन मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे जीना था, क्योंकि हमारे लॉर्ड ओडिन ने हमें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया। तो आखिर मैं ऐसे ही अपनी जान कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं आज तक बस इसीलिए जीते हुए आ रहा था क्योंकि मुझे काइडो के अगेंस्ट लड़ना है। और हम सभी के असली और फुल नेम्स को जानते हैं। कीकू का नाम है किकुनोजो ऑफ द फॉलन स्नो, राइजो का नाम है जो कि फ्यूगरो का राइवल है और इन दोनों की ये राइवलरी काफी साल पुरानी है, इसलिए इसे राइजो ऑफ द मिस्ट के नाम से जाना जाता है। और कावामात्सु जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है, साथ ही में एक सुमो रेसलर भी है, इसलिए इसे कावामात्सु द योकोजुना कहा जाता है। जिसके बाद ह्यूगो जिसका नाम हमें मालूम ही है, ह्यूगो द फ्लावर। यहाँ पर लूफी सभी को यकीन दिलाता है कि दोस्तों चिंता मत करो, हम कुछ भी करके तुम सभी को बचा लेंगे, किसी को भी कुछ नहीं होने देंगे। पर ये सभी कैदी लूफी पर भरोसा नहीं करते हैं और इसे नहीं छोड़ते हैं। और यहाँ पर किड जो कि कंफ्यूज्ड होता है कि आखिर करे तो करे क्या। इस दौरान स्कॉर्पियन बताने लगता है ये सभी लोग जिन्हें मैंने इन्फेक्टेड किया है, इस वेपन को असल में क्वीन सामा ने बनाया है जो कि इसे द मम्मी कहकर पुकारते हैं और एक ऐसा वायरस है जिससे कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है तो अगर वो आदमी किसी और को भी टच करता है तो उसका भी वही सेम हाल हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पर जो इन्फेक्टेड लोग हैं ये सभी नॉन इन्फेक्टेड इंसानों को पकड़ पकड़ कर इन्फेक्ट करने लगते हैं और सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। और चॉपर कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं वादा करता हूँ मैं इसका एंटीडोट जरूर निकाल लूंगा, पर प्लीज इस वायरस को ऐसे मत फैलाइए। और बावानो की नॉन इन्फेक्टेड लोगों से कहता है अगर तुम सभी ने हमारे लिए फाइट नहीं
रहेगी तो मैं तुम सभी को जिंदा जला दूंगा। इन्फेक्शन से तो तुम लोग बाद में मरोगे। और अब इनकी डू और डाई वाली सिचुएशन हो जाती है, जिसके चलते यहाँ पर ये लोग ना चाहते हुए भी लूफी और बाकी सभी के अगेंस्ट लड़ने लगते हैं। और सभी लोग लूफी और बाकी सभी को जिम्मेदार ठहराते हैं कि भले ही तुम लोग अकाज़ा 9 के मेंबर्स हो, लेकिन 20 साल पहले ही तुम सभी का चैप्टर काइडो और ओरोची ने हमेशा के लिए क्लोज कर दिया था। तो अब तुम लोग यहाँ पर क्या लेने आए हो? अगर तुम लोग यहाँ पर नहीं आते तो एटलीस्ट हमारी ये जो नॉर्मल जिंदगी यहाँ पर गुजर रही थी, एक वक्त का खाना जो हमें मिल रहा था, एटलीस्ट हम लोग जिंदा तो थे। और ये सभी लोग लूफी को भी फ्रेम करते हैं और इसे भी बहुत बुरा भला कहते हैं और कहने लगते हैं कि इन सब के असली जिम्मेदार तुम हो स्टॉहेड, तुम ही इन सभी को यहाँ पर लेकर आए हो, काश तुम यहाँ पर कभी आते ही ना। अब लूफी एक इन्फेक्टेड पर्सन का मुंह पकड़ लेता है और अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए इन सभी को रोकता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मुझे मरने से डर लगता है, और जिसे तुम लोग खतरा कह रहे हो ये बिल्कुल भी खतरा नहीं है। और चॉपर कहने लगता है, लूफी ये तुमने क्या कर दिया? और लूफी की बॉडी के अंदर भी वो इन्फेक्शन फैलने लगता है। मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, और हाँ, जिन सैमुराइज को मैं जानता हूँ वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, काफी ज्यादा हिम्मत वाले हैं, लेकिन तुम सबके सब बस डरपोक हो। तुम लोग इतने ज्यादा डरपोक हो कि ऐसी जिंदगी को तुम लोग जिंदगी कहते हो जहाँ पर तुम सभी को बस गधों की तरह काम करना पड़ता है और खाने के नाम पर तुम्हें 2-4 डम्पलिंग्स दिए जाते हैं ताकि तुम लोग बस जिंदा रहो। हाँ, ये भी कोई जिंदगी होती है? और इन सभी को उठाकर दूर पटक देता है और बोलता है कि तुम लोग इंसान नहीं बल्कि बस गुलाम हो। माना कि मैं बाहर से आया हूँ, पर क्या मैं वानों को नहीं बचा सकता? क्या मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका नाम होतामा है। मैंने उससे वादा किया है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो इस वानो कंट्री को ऐसा बना दूंगा जहाँ पर वो जितना मर्जी चाहे जब चाहे खा सके, खुली हवा में सांस ले सके और साफ पानी पी सके। और मैंने तुम्हारे ओडिन के बारे में भी बहुत कुछ सुना है, मैंने उनके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा, पर 20 साल पहले बहुत बुरे तरीके से उनकी मौत हो जाती है। पर इस बार हम लोग काइडो के अगेंस्ट लड़ने आए हैं और उससे जीत कर रहेंगे। अब ये सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसका साथ दोगे, उस काइडो का साथ दोगे या हमारा, ये तुम पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि हमारा रास्ता रोके। और लूफी की ये स्पीच सुनते साथ ही सभी की रूह कांप उठती है और इन सभी की अंतर आत्मा जाग जाती है। और इनमें से एक बंदा इमोशनल होते हुए कहता है कि स्टॉहेड, क्या तुम प्लीज हमें एक और मौका दे सकते हो क्या? सभी लोगों में जोश भर जाता है और सभी लोग लूफी की साइड आ चुके थे। ये देखकर बावानुकी की सटक जाती है। यहाँ पर निकालता है एक ऐसी बड़ी सी बॉल जिसके अंदर 200 वायरस वाली बुलेट से भरी हुई थी और अपनी हाथी की सूंड में उस बॉल को फंसाता है। लेकिन तब तक लूफी यहाँ पर आकर इसकी सूंड को ही बांध देता है। मैंने फ्यूचर को पहले से ही देख लिया था, मुझे पता चल गया था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। और वो बॉल इसके मुंह में ही ब्लास्ट हो जाती है, जिसके चलते बावानुकी पूरी तरह से निपट जाता है और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं इस बंदर वाली लड़की और स्कॉर्पियन को निपटा कर रख देते हैं। ये देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। पर अब लूफी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लूफी अनकॉन्शियस होकर नीचे जमीन पर गिरने लगता है। चॉपर इसके पास आता है लूफी, और यहाँ पर एक बंदा बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि किलर है। हथकड़ियों की चाबियां उठाता है और किड की हथकड़ियों को खोल देता है, जिसके बाद किड सीधा लूफी के पास जाता है और लूफी जो कि अभी नीचे जमीन पर पड़ा हुआ होता है वो पॉइजन इसके शरीर को अंदर से खाने लगता है। और किड लूफी से कहता है, स्टॉहेड, मुझे बस एक बात का जवाब दो, क्या तुम दोबारा से काइडो के साथ लड़ने के लिए जाने वाले हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना पसंद करोगे? किड ये सुनकर किड को गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि तुम अब तक मेरे सामने जिंदा हो। और ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है और बोलता है कि मैं बस 2 बातें जानता हूँ, ना मुझे किसी और के साथ अब अलायंस करनी है और अब ना ही मुझे किसी पर भरोसा है। और अपने डेविल फ्रूट की ताकतों का यूज करता है, आसपास के जितने भी मेटल्स होते हैं उन सभी को इकट्ठा करते हुए एंट्रेंस की गेट को तोड़ देता है। और असल में किड लूफी के साथ अलायंस और उस पर भरोसा इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि लूफी से पहले इसने बैजिल हॉकिंस और कैप्टन अपो है इसके साथ अलायंस बनाया था, लेकिन इन दोनों ने ही इसे बिट्रे कर दिया और काइडो के साथ जाकर ये दोनों मिल जाते हैं। लेकिन किड अकेला काइडो के अगेंस्ट रेजिस्ट करता रहा, जिसके चलते अब इसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। और हम आशिरा दोजी, ड्यूक डॉगस्टॉर्म और बाकी सभी को देखते हैं, जहाँ पर आशिरा दोजी इन सभी को एक जगह पर लेकर आता है और किनेमोन को बताता है कि आज से 20 साल पहले मैंने सभी लोगों को खूब समझाया कि हमें तुम्हारे और लॉर्ड मोमोनोसुके के आने का इंतजार करना चाहिए। पर सभी लोग लड़ने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट थे। उन सभी का कहना था कि हम लोग ऑलरेडी बूढ़े हो चुके हैं, 20 सालों के बाद हम बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे, तब तक के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। और आशिरा दोजी जैसे तैसे करके इन सभी को समझा लेते हैं, पर बेचारों की बुरी किस्मत की अगली रात ही इन पर हमला हो जाता है और सभी लोग निहत्थे मारे जाते हैं और बचे हुए लोग वापस से अपने साथियों का बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। आशिरा दोजी इन्हें समझाता है पर ये लोग इनकी बात नहीं सुनते हैं और बचे हुए लोग भी काइडो के अगेंस्ट लड़ने के लिए निकल जाते हैं, पर बेचारे सब के सब मारे जाते हैं। और इन सब की कहानी बताते हुए आशिरा दोजी इन सभी को बताता है कि आज अब वो दिन आ चुका है जब मैं फाइनली बचे हुए लोगों से कह सकता हूँ कि मुझे फॉलो करो, क्योंकि आज से 8 दिन के बाद हम लोग इस 20 सालों के इंतजार को अंजाम देने वाले हैं काइडो के अगेंस्ट लड़कर। और आशिरा दोजी किनेमोन और बाकी सभी के साथ अलायंस में फॉर्म हो जाता है। और यहाँ पर उडोन के अंदर जब सभी को इस बात के बारे में पता चलता है कि लूफी एक पायरेट है तो हल्ला मच जाता है। यहाँ पर मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम किसी पायरेट पर कैसे भरोसा कर लें, काइडो भी एक पायरेट है। और लूफी को भी काइडो के साथ कंपेयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये भी हमें धोखा दे जाएगा। और यहाँ पर हमारे डॉक्टर चॉपर साहब एंटीट्यूड बनाने में बिजी होते हैं और लूफी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है।
बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 80 साल का बुढ़ा लेटा हुआ है। लूफी बाहर की सारी बातें सुनता है और मोमो को यहाँ पर प्रोवोक करता है और उससे कहने लगता है, मोमो तुम एक नंबर के पिद्दी हो, चिरकुट तुम्हारे अंदर मर्दों वाली कोई भी बात नहीं है। अगर तुम सच में एक लीडर होते तो अब तक तुम बाहर जाकर सभी को साबित कर चुके होते। पर मोमो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, मैं कोजुकी मोमोनोसुके हूँ। अच्छा तो बाहर जाकर साबित करो, लोग तुम्हें सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लोग तुम पर यकीन करते हैं मोमो, ना कि मुझ पर। और इसकी बातें सुनकर मोमो भी समझ जाता है कि लूफी इसको बढ़ावा दे रहा है। अब मोमो जानबूझकर बाहर जाता है, पर इतने सारे लोगों को जब ये देखता है जो कि इसी की तरफ देखते जा रहे थे तो उल्टे पैर भागने लगता है। पर तभी इसे ख्याल आता है कि कब तक ऐसे मुंह छुपा कर भागता रहेगा। और मोमो यहाँ पर हिम्मत जुटाते हुए सभी से कहता है, मैं कोजुकी मोमोनोसुके हूँ, क्योंकि 20 साल पहले मेरे फादर के जो लॉयल रिटेनर्स हैं उनके साथ एलायंस ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। मैं किनेमोन और बाकी सभी से बिछड़ गया। डोफ्लामिंगो ने मुझे पकड़ लिया था, लेकिन फिर लूफी वो पहला इंसान था जिसने की मेरी हेल्प की। लूफी मेरा वो पहला एलाय है जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। और अब तक की पूरी कहानी इन सभी को सुना देता है। ये सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और सभी लोग लूफी पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि भले ही इन सभी को लगे कि किनेमोन और बाकी सभी लोग फेक हैं, पर मोमोनोसुके 20 साल पहले जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं। और ये चीज इनफ थी ये साबित करने के लिए कि वाकई में इन सभी ने टाइम ट्रेवल किया है। और इन सभी को लूफी और इन सभी पर भरोसा हो जाता है। पर यहाँ दूसरी तरफ जोरो और कोमोरोसाकी के पीछे निंजास पड़ जाते हैं, पर जोरो सभी को निपटा कर रख देता है। पर एक ठीक ठाक लेवल का निंजा आता है जो कि रियो को भी यूज कर पा रहा था, पर जोरो अपनी मॉन्स्टर्स फॉर्म का यूज करते हुए इस बंदे को भी ठिकाने लगा देता है। और कोमोरोसाकी और जोरो बातचीत करते हैं और जोरो इसे बताता है, मुझे हर हालत में ब्रिज ऑफ रिंगो में जाना ही होगा, क्योंकि मुझे मेरी तलवार वापस लेनी है। मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जा सकती हूँ। मैं उस ओरोची को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने जो यासु के साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाला। और यहाँ पर ओरोची फुगुरो पर बहुत ज्यादा भड़कता है कि आखिर तुमने उन सभी को कैसे जाने दिया, क्या तुम किसी एक को भी नहीं पकड़ पाए क्या? और फुगुरो बताने लगता है कि हमने ट्रैफलगर लॉ को पकड़ लिया है जो कि उनके अलायंस का ही एक हिस्सा है। अब अगले दिन पूरे कैपिटल में स्ट्रॉ हेड्स के बाउंटी पोस्टर्स लग चुके थे और यहाँ पर लूफी की हालत पॉइजन के चलते काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो सारा वायरस लूफी की बॉडी के अंदर भयंकर लेवल से उतर चुका था, बिल्कुल किसी कंकाल के जैसा दिखने लग जाता है। पर वक्त रहते चॉपर इसे एंटीडोट पिला देता है और लूफी ठीक हो जाता है। और ठीक होते साथ ही मुझे बटर चिकन खाना है, और चॉपर बाकी सभी को भी ठीक कर देता है। और इस दौरान बेपो याशु के द्वारा दिया गया वो कार्ड नामी को देता है। याशु ने मरने से पहले इसे हमें दिया था और शायद यासु सामा ने इनमें कुछ चेंजेस किए हों और उन्होंने मुझसे कहा था कि इसे किनेमोन को दिखाना, किनेमोन सब कुछ समझ जाएंगे। अब नामी इस लेटर को लेकर सीधा किनेमोन की तरफ रवाना हो जाती है और बेपो और इसके सभी साथी कहने लगते हैं कि हम हमारे कैप्टन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हॉकिंस ने लॉ को ब्लैकमेल किया था, पर इसने एक घटिया चाल चली थी। इसने लॉ के जितने भी क्रूमेट्स थे उनमें से 3 को पकड़ लिया था और लॉ से कहता है, इस वक्त मेरे शरीर में 4 जिंदगियां हैं, पर उसमें से शुरुआत की जो 3 जिंदगियां हैं वो तुम्हारे ही क्रूमेट्स की हैं। तो अगर तुम्हें मेरी जान लेनी है तो पहले तुम्हें मुझे 3 बार मारना होगा, जिसका मतलब है कि अपने क्रूमेट्स को। जिसकी वजह से लॉ खुद को सरेंडर कर देता है और अपने क्रूमेट्स की जान को बचा लेता है। और जाते हुए बेपो से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रॉ हैट लूफी को इसके बारे में बिल्कुल भी मत बताना। और प्रेजेंट में हम लॉ को देखते हैं जहाँ पर एक्सट्रिक और हॉकिंस ने मार मार कर लॉ की बुरी हालत कर दी थी और ये लोग लॉ से सब कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं, पर लॉ अपना मुंह नहीं खोलता है। और यहाँ पर लूफी जो कि अभी उड़ान में था दोबारा से रियो की ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और यहाँ इबिसु टाउन के अंदर कांजिरो के हाथों में याशु की बॉडी लिपटी हुई थी और सभी लोग कांजिरो से कहने लगते हैं कि प्लीज इनका ख्याल रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास इंसान थे। सभी लोग रो रहे होते हैं पर इनके चेहरे पर हंसी थी। ये लोग ऐसी सिचुएशंस में भी अपनी असली फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर आशुरा तोजी, किनेमोन और ड्यूक डॉगस्टॉर्म इन सभी को दिखाता है कि इनके पास इतने सालों में जमा की गई बहुत सारी शिप्स हैं। हालांकि इन सभी शिप्स की हालत खस्ता है, पर इन्हें ठीक करने के बाद ये सभी लोग इनका यूज कर पाएंगे और ओनिगाशिमा तक पहुंचने के लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। किनेमोन तो ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पर बॉस ह्यूगो लूफी से कहते हैं, तुम अब से अपने रियो की ट्रेनिंग मेरे साथ करोगे, क्योंकि मुझे भी रियो आती है। अगर तुम्हें रियो को मास्टर करना है तो ऑब्जेक्ट्स से काम नहीं चलने वाला बच्चे, बल्कि तुम्हें एक ओपोनेंट चाहिए रहेगा जो कि मैं बनूंगा। इसके बाद हम कावामात्सु को देखते हैं जो कि रिंगो ब्रिज की तरफ रवाना हो चुका था और अपने मन में कहने लगता है कि न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पुराना दोस्त अभी भी मेरे इंतजार में है। और यहाँ पर ग्योकुमारू और जोरो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं और जोरो यहाँ पर निथोरियस 720 पाउंड फिनिक्स का यूज करता है ताकि इसका गेम बजाते साथ ही जल्द से जल्द अपनी स्वॉर्ड सुसुई को लेकर यहाँ से निकल सके। और जोरो का यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि सिंगल स्ट्राइक से ही इसकी तलवार को तोड़कर इसे निपटा देता है। चुपचाप मेरी स्वॉर्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। पर ग्योकुमारू इंकार करते हुए कहता है कि सुसुई वानो का ट्रेजर है। जब से ये वानो से चला गया तब से लेकर आज तक वानो में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके जाने के बाद जो ब्लेड गॉड्स हैं वो नाराज हो चुके हैं। पर तभी बीच में कावामात्सु यहाँ पर आ जाता है जो कि आकर इनकी लड़ाई को रुकवाता है। और जैसे ही कोमोरोसाकी कावामात्सु को देखती है तो इमोशनल हो जाती है और इसे अपनी बचपन की मेमोरीज याद आने लगती हैं। और यहाँ ओनिगाशिमा के अंदर हम बिग मॉम को देखते हैं और ये बुढ़िया आते साथ ही पेट पूजा करना शुरू कर देती है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि बिग मॉम का रूल ही यही है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और किंग ये सब देखकर अपने मन में कहता है कि मैंने तो इसको पानी के अंदर डुबो दिया था, तो आखिर जिंदा बच्ची कैसे? किंग, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसे माफ कर सकती हूँ, पर सिर्फ एक शर्त पर कि तुम मेरे क्रू को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ टोटोलैंड में वहाँ पर हर तरह की प्रजाति है, बस 3 तरह की प्रजातियों को छोड़कर। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये किंग है जो ये एक काफी ज्यादा रेयर प्रजाति का इंसान है। यहाँ पता नहीं क्या है ये। और इस बंदे के विंग्स के पीछे हमेशा आग जलती रहती है, साथ ही में बंदा उड़ भी सकता है और ये इसकी कोई डेविल फ्रूट
की ताकत नहीं है। तभी काइडो यहाँ पर आ जाता है और काइडो और बिग मॉम एक दूसरे को देखते साथ ही अपने वेपन्स को बाहर निकालकर एक दूसरे पर तान देते हैं और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं तो आसमान का कलर चेंज होने लगता है, समुद्र में तूफान आ जाता है, बादल बीच में से फट जाते हैं और ये होती है दो एम्परर्स की ताकत। जब वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं लिटरली वेदर तक को ये लोग इम्पैक्ट कर सकते हैं। दोनों अपनी कॉन्करर्स हाकी का भी यूज करते हैं जिसके इम्पैक्ट की वजह से आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तभी काइडो के पास आकर एक सोल्जर इसे बताता है कि काइडो सामा प्लीज ऐसा मत कीजिए वरना पूरा का पूरा ओनिकाशिमा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब काइडो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और बिग मॉम इस पर हमला कर देती है, पर इस हमले से काइडो को खरोंच तक नहीं आती है और बिग मॉम इस पर हमला करती है। काइडो भी इस पर हमला करता है पर इसके हमले को दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है और दोनों बहुत बुरी तरह से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और यहाँ पर बावानुकी क्वीन को फोन करके बता देता है कि यहाँ पर उडॉन में सब कुछ ठीक है तो अब आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। पर तभी हम देखते हैं कि ओतामा ने अपने उन्हीं डम्पलिंग्स को खिलाकर बावानुकी को अपने कंट्रोल में कर लिया था और अब बावानुकी हमारी साइड में आ चुका है। और बॉस ह्यूगरो के जो लॉयल वॉरियर्स थे उडॉन से बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि आपको सही सलामत और जिंदा देखकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। बॉस ह्यूगरो, दद्दू वैसे मानना पड़ेगा आपके वॉरियर्स दिखने में बहुत ही ज्यादा फनी है। जो करे सबके सब। अब लूफी के मुंह से दद्दू नाम सुनते ही चारों सीधा लूफी को जकड़ लेते हैं। एक दो इसकी टांग पकड़ लेते हैं, कोई इसकी गर्दन, कोई इसका हाथ और आखिरी वाला इसके कान पकड़ लेता है। अरे 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 बस करो, इसने मेरी जान बचाई है, इसको छोड़ दो। अरे सभी लोग लूफी को छोड़ देते हैं। हाँ सालों निकलो यहाँ से, भलाई का जमाना ही नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और यहाँ के 3,500 सोल्जर्स जो कि अभी उडॉन में थे ये सभी लोग लूफी की अलायंस में शामिल हो जाते हैं। और किनेमोन को जब इस बात के बारे में पता चलता है तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और राइजो इन्हें बताता है कि पर एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि यहाँ पर जो 3,500 सोल्जर्स हैं इनमें सभी के सभी सैमुराइज हैं जो कि बस तलवार और भाले को चलाना जानते हैं, तो हमें इनके लिए वेपन्स का इंतजाम करना होगा। जिस पर किनेमोन कहता है उसकी फिक्र तो मत करो राइजो। इसके बाद हम कावामात्सु और ह्यूरी यानी कि कोमोरोसाकी की स्टोरी को दिखाया जाता है कि आखिर क्यों ह्यूरी इससे दूर हो गई थी। दरअसल बचपन में ये दोनों साथ ही रहते थे पर बेचारा कावामात्सु ये बंदा बस एक जाने जितना ही खाना इकट्ठा कर पाता था और रोज खुद भूखा रहता था और सारा खाना ह्यूरी को दे देता था और इसके पेट से काफी जोरों से गुड़गुड़ाने की आवाज भी आने लगती है। पर फिर भी ह्यूरी को भूखा नहीं रखता है। पर ह्यूरी को ये चीज काफी ज्यादा बुरी लगती है और जानती है कि अगर ये ज्यादा दिन कावामात्सु के साथ रहेगी तो कावामात्सु की ऐसी ही भूख की वजह से मौत हो सकती है। इसी के चलते ह्यूरी इसे छोड़कर चली जाती है। कावामात्सु इसे ढूंढता तो है पर इसे कहीं भी इसका अता पता नहीं चलता है।